एक रॉबिन हुड है, उमेश कुमार डॉन है। आज जितने भी दुश्मन थे वो सारे आपको अक्सर एक दिखते होंगे। इतनी चक्रव्यूह और चारों तरफ से घिरे होने के बाद इन लोगों ने तो मेरे एनकाउंटर कराने तक की नौबतें नहीं छोड़ी थी। आप स्टिंग किए, आपने यहाँ की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया। और बात रही स्टिंग के पैसे, त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत को दिखाना है कि मैं यहाँ चुनाव लड़के जीत सकता हूँ। पहाड़ के लोग भी भूल गए होंगे जिसने कहा था उत्तराखंड मेरे 12 चुनाव हारने के बाद भी मैं लड़ने की बात करूं, जहां बड़े सरकार से बड़े। भविष्य में कहीं ऐसी नौबत आती है कि बीजेपी ज्वाइन करनी पड़े। लोग मुझे कभी कभी कहते हैं बहुत अहंकार दिखाता है। पूरे उत्तराखंड को पता लगना चाहिए कि उमेश कुमार हैं कहाँ के। महंगा चश्मा, महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, एक थोड़ा लगता है कि यार यूपी टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है बिल्कुल। कि मैं 3 चीफ मिनिस्टर निपटा के बैठा हूँ, तुम तो बेचते क्या? अरे कौन सी बड़ी बात है, पैसे दे दिए होंगे तो बोनी कपूर ने अपने घर में बर्थडे का डिनर रख दिया। 2027 का चुनाव 2022 में 2 निर्दलीय विधायक जीते, यमुनोत्री से संजय डोभाल और खानपुर से उमेश कुमार। अब उमेश कुमार तभी से लगातार चर्चाओं में है। चर्चा में आ गए थे साल 2016 में ही, जब 26 मार्च को एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, 27 मार्च को हरीश रावत की सरकार गिर गई। अब उमेश कुमार के लिए 2027 चैंपियन की वो सीट, चैंपियन वहां दावा करते हैं कि भाई मुझसे बड़ा नेता यहां कोई है नहीं। हरिद्वार में सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरीश रावत का भी कहीं ना कहीं हरिद्वार में स्टेक है, होल्ड है। बेटे ने सांसद का चुनाव लड़ा और बेटी हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं। इस पूरी पोजिशनिंग के बीच में उमेश कुमार क्या है? उमेश कुमार एक रॉबिन हुड है, उमेश कुमार डॉन है, उमेश कुमार नेता हैं, उमेश कुमार लोकल जो माँ बहन है उनके बेटे हैं, पब्लिक के सपोर्टर हैं। आखिर उमेश कुमार के लिए खानपुर सीट क्या 2027 में एक मुफीद सीट है? हमारे साथ उमेश कुमार खुद मौजूद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज पेज। धन्यवाद। आपको क्या कहूं, मतलब विधायक, कंट्रोवर्शियल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसे बड़े नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के और टारगेट करके भी देखते हैं कि भाई इसकी एंट्री कैसे हो गई। सबसे पहले तो मैं ये सवाल यही करूंगा कि 2022 से लेके और 27 का जो फेज रहा है, आप बतौर विधायक खुद को, खानपुर की जनता को संतुष्ट कर पाए? देखिए दीपांकर, मेरा क्या है कि मैंने राजनीति को व्यवसाय नहीं समझा। मैंने राजनीति दिल से की, जिस भरोसे के साथ एक भारी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का खानपुर विधानसभा में कोई जानने वाला नहीं था, कोई मित्र नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, वहाँ की जनता ने एक भारी व्यक्ति पर विश्वास जिताकर उसको निर्दलीय विधायक बनाया। तो उस विश्वास की डगर पर, उस कसौटी पर खरा उतरना आग पर चलने जैसा था। लेकिन मैंने बहुत ईमानदारी के साथ, आज कोई भी व्यक्ति मुझ पर ये उंगली नहीं उठा सकता कि मैं किसी भी निधि में, किसी भी योजना में, किसी भी कार्य में विधायक खानपुर उमेश कुमार कमीशन लेते हैं। कोई व्यक्ति, आज सब लोग कहते हैं कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है राजनीति में तो बोले उमेश कुमार की उनमें गिनती की जाती है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी, क्षेत्र का विकास था, क्योंकि सरकार मेरी नहीं थी। एक निर्दलीय होने के बाद बड़े बड़े काम करा के लाना वो बहुत कठिन काम था। मैं अपनी खानपुर विधानसभा के लिए 100 करोड़ की लागत से बनने वाला उप जिला अस्पताल लाया, जो अब अंतिम चरण में है बनने के। लक्सर बुरनी कुआंखेड़ा बाईपास का निर्माण कार्य कराया, जिससे कि खादर के लोगों को आज राहत है, बहादुरपुर फाटक पर नहीं फंसते। मैंने तटबंधों के निर्माण के लिए 184 करोड़ रुपए की स्वीकृति अंतिम चरण में है। इसके अलावा खानपुर से पुरकाजी तक 2 लेन बन चुका है। हर गांव में 4 या 5 गांव खानपुर विधानसभा के बचे हैं। हर गांव में 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के लोगों ने कभी इंटरलॉकिंग टाइलों का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा ही नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़, खानपुर विधानसभा में आज सिडकुल की स्थापना हो रही है। 20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जहां पर आने वाले समय में 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज जो गिद्ध हैं, जो ठेकेदारी के गिद्ध हैं, जो नौकरी माफिया हैं, आज उन सब की, चाहे वो नेता हों, आज सबकी नज़र उन आने वाले सिडकुल पर है कि उमेश कुमार को किस तरह हटाया जाए, कैसे सिडकुल, क्योंकि उनको पता है कि उमेश कुमार के रहते यहाँ ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग लेटर नहीं ले पाएंगे। यहाँ गरीब व्यक्ति लगेगा, जिसको ज़रूरत है वो लगेगा, जो सक्षम है, जो योग्य है, उसे रोज़गार मिलेगा। आज जितने भी दुश्मन थे वो सारे आपको अक्सर एक दिखते होंगे। आज कुंवर प्रणव सिंह हो,
उनके साथ में चाहे अब जैसे भड़ाना जी ने कहा कि चैंपियन भाई मेरा, इस बार मैं उमेश कुमार को हरवाऊंगा, तो ये पीड़ा जो है ना वो आप देख सकते हैं कि किस तरह निकलकर सामने अचानक आ जाती है। मैंने जब बात शुरुआत में कही कि हरीश रावत भी हरिद्वार में, हरीश रावत जी अपने बेटे के लिए कानपुर से टिकट चाहते हैं। त्रिवेंद्र जी हरिद्वार में कहीं कार्यक्रम करे ना करे, कानपुर विधानसभा में छोटे से छोटे कार्यक्रम में जाते हैं। तो जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जिनके साथ समय समय पे मेरी अदावत रही है, मोहब्बत रही है, वो सब एक बैनर के नीचे आज चाहते हैं कि उमेश कुमार को कानपुर विधानसभा से चुनाव हरा दिया जाए। भड़ाना कहते हैं कि मैं उमेश कुमार की जमानत जब्त करा दूंगा। आप जिसको भी देखेंगे आज उसके लिए और सीटें 69 सीट महत्वपूर्ण नहीं है, एक कानपुर सीट सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि उमेश कुमार को कैसे, उमेश कुमार का क्या होगा, उमेश कुमार का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है। लेकिन इतनी चक्रव्यूह और चारों तरफ से घिरे होने के बाद उमेश कुमार कहां से अपना एक अभिमन्यु की तरफ कोई रास्ता निकाल पाएंगे? देखिए, जिसके ऊपर बद्री केदार की कृपा होती है ना, उसका ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन लोगों ने तो मेरे एनकाउंटर कराने तक की नौबतें नहीं छोड़ी थी, मुझ पर इनाम रखे, कुर्कियां की, ईडी सीबीआई मुकदमे, क्या क्या नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति राजनीति में आने से पहले बद्री केदार जाकर गंगा जल हाथ में लेकर ये प्रण लेकर आया हो कि मैं कभी कमीशन खोरी का, चोरी चकारी का, डकैती का, लोगों के खून पसीने का 1 रुपया अपने घर में नहीं आने दूंगा, उस आदमी का ये क्या बिगाड़ लेंगे। मैं तो बद्री केदार के आशीर्वाद से राजनीति कर रहा हूँ और भाई जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा होगा। और ये सत्य बता रहा हूँ, मैं राजनीति में आने से पहले बद्री केदार गया था, मेरे सोशल मीडिया पर वीडियो भी हैं, और मैं गंगा जल हाथ में लेकर ये कह के आया था कि कभी भी उत्तराखंड के विरोधी कोई काम नहीं करूँगा, कभी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होऊंगा, कभी किसी कमीशन खोरी में संलिप्त नहीं होऊंगा। और आज उसी वचन के तहत, वही वचन मुझे मजबूती देता है, ताकत देता है, दुश्मनों से लड़ने की क्षमता देता है। लेकिन आपके ऊपर जो सबसे बड़ा एक एलिगेशन, या जो दोनों पार्टियों में बड़े नेता कहते हैं, जिनके मैं नाम तो लेना सही नहीं होगा, मैं ले दूंगा, आप बोलिए। हाँ, लेकिन आप स्टिंग किए, आपने यहाँ की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, अस्थिर किया। तो वो कहते हैं भाई ऐसे अस्थिर करने वाले को विधायक तो पहले की जनता ने चुन कैसे लिया, आप विधायक भी बन गए। अब उनका कहना अगर इसकी राजनीति और आगे बढ़ेगी तो उत्तराखंड को अस्थिर करने का परिणाम क्या ये होगा कि उमेश कुमार कानपुर से चुनाव जीत जा रहे? देखिए, एक बात बताइए, जिनके स्टिंग ऑपरेशन हुए वो क्यों हुए? आपका मेरा क्यों नहीं होता? आप सरकार बचाने के लिए 30-30 करोड़ विधायकों को देने को तैयार है। सूर्यधार लेक, करोड़ों का भ्रष्टाचार, बैंक खातों में पैसे आना, रिश्तेदारों के बैंक खातों में पैसे आना। मेरा एक स्टिंग ऑपरेशन ऐसा बताइए जिस स्टिंग ऑपरेशन के होने के बाद किसी के साथ मुलाकात की गई हो, किसी से पैसे मांगे गए हों। अगर उत्तराखंड को बचाने के लिए मैं स्टिंग ऑपरेशन करता हूं, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार दिखाने, आप ये बताइए, हाइड्रो स्कैम हुआ उत्तराखंड में 2010 में, किसने खोला था? बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकार हैं, किसने खोला था? किसने स्टिंग ऑपरेशन किया था पूरा? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुंडीर ने आज तक में और उसके पूरे की पूरी रिसर्च किसकी थी? उस स्टिंग अंदर से कौन करके लाया? आप। तो किसने आज जिन 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स, 1056 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स, जिन्हें छाती ठोक के सरकार कहती है कि 50,000 करोड़ के हमारे पास है, बचाने वाला उमेश कुमार था। उसकी सजा क्या मिली? परिवार तक मुकदमे हुए, हम पे मुकदमे हुए। स्टडिया लैंड स्कैम किसने खोला था? किसका स्टिंग ऑपरेशन था? श्रवंती गैस घोटाला किसका स्टिंग ऑपरेशन था? गैस बेस्ड। कुंभ घोटाला किसका स्टिंग ऑपरेशन था? अगर मैंने मेरे एक स्टिंग के बाद आप ये बताइए मैंने किसी से डीलिंग वीलिंग की हो? मेरे खिलाफ 2018 में मुकदमे दर्ज किए गए, रातों रात मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझ पे आरोप लगा कि मैं सरकार को गिराना चाहता था स्टिंग करके। गाजियाबाद में तो आपके एनकाउंटर तक की। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं 2018 में सरकार गिराना चाहता था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझ पर जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था एक्सटॉर्शन का, ब्लैकमेलिंग का, ब्लैकमेलिंग के सबूत मिले क्यों नहीं? पूरी सरकार पूरी ताकत लगाकर आज तक, मैं तो कहता हूँ कोई व्यक्ति गंगा जल हाथ में लेकर ये कह दे कि उमेश कुमार ने किसी स्टोरी या स्टिंग के बदले पैसा लिया है, तो मैं गंगा जी में डूब जाऊंगा। साबित कर दो आप। मैंने इस राज्य के लिए खून पसीना बहाया,
मैंने इस राज्य के लिए अपने को बर्बाद किया है। मेरा घर तोड़ा गया, मेरा मकान तोड़ा गया, मेरे घर की कुर्कियाँ की गई, मेरा कॉम्प्लेक्स तोड़ा गया, सब कुछ झेला इस राज्य के लिए। ये बद्री केदार का राज्य। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सारे पॉलिटिशियन से, राजनीतिज्ञों से कहना चाहता हूँ कि आज जो आप अपार संपत्ति, धन संपदा इकट्ठा कर रहे हैं इस राज्य को लूट कर, यह आपके और आपके परिवार के काम भी नहीं आएगी। ये राज्य ऐसा है, बद्री केदार के देवभूमि के राज्य में अगर आप चोरी, चकारी, कपट, भ्रष्टाचार करोगे ना, कभी कभी पनप नहीं पाओगे। दूसरी बात, इस राज्य के लिए लोगों ने बलिदान दिया है, माताओं बहनों ने अपनी इज्जत दांव पे लगाई है। लोगों ने खटीमा गोलीकांड, कोटद्वार गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराहा गोलीकांड, गोलियां खाई हैं, छाती पर गोलियां खाई हैं, तब राज्य मिला है। तो कम से कम जो राजनेता हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम किस राज्य की बोली लगा रहे हैं, सोचना चाहिए। मेरा सवाल ये भी है कि 2022 में जब आपने चुनाव लड़ा, ये एक जिद थी कि इनको दिखाना है, त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत को दिखाना है कि मैं यहाँ चुनाव लड़के जीत सकता हूँ। ये त्रिवेंद्र और हरीश रावत को दिखाने की जिद नहीं थी, ये जिद थी उस आदमी को आईना दिखाने की जो ये समझता था कि मैं बाहुबली हूँ। ये उस आदमी को आईना दिखाने की थी। लोग भूल गए होंगे, पहाड़ के लोग भी भूल गए होंगे, जिसने ये कहा था उत्तराखंड मेरे, जिसने उत्तराखंड को माँ की गाली दी थी। ये उसको आईना दिखाने की जिद थी और दिखाया। ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये भावनाओं का खेल है। जो उत्तराखंड राज्य की मिट्टी से, यहाँ के जल, जमीन, पहाड़ से जो दिल से जुड़ा होगा ना, भावनात्मक जुड़ा होगा, उसको एहसास होगा कि कोई आके माँ को गाली दे के जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। उसके घर में घुस के जाकर वहाँ नेस्तनाबूद करेंगे। पहले भी किया था और आगे भी करेंगे। पत्रकार से विधायक और विधायक से आगे की जर्नी, और उमेश कुमार को देख के लोगों को ये भी, पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि उमेश कुमार ऐसा ना हो कि भविष्य में बड़े पद के लिए भी क्लेम करें इस राज्य में, और एक साथ में एक अपना नेटवर्क बना के चलते हैं, मजबूत नेटवर्क बना के चलते हैं। तो आपकी ये पूरी जर्नी पत्रकार से विधायक से आगे भी कुछ सोचा है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके सोचने और चाहने से कुछ नहीं मिलता। ये देवभूमि है, यहाँ जो सृष्टि ने तय किया हुआ है ना, वही होगा। तो मुझे लगता है अगर मेरे लिए ईश्वर ने कोई और जिम्मेदारियां मेरे लिए लिखी होंगी तो वो निभाऊंगा। और जहाँ तक मेरा राजनीतिक कार्यकाल होगा मेरे जीवन का, वो मैं राजनीति, देखिए मेरे लिए पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है कि मैं मरा जाऊंगा लोगों की तरह कि 12-12 चुनाव हारने के बाद भी मैं लड़ने की बात करूं। जनता नकार देगी, अपने घर बैठ जाएंगे। तो हमें ये लगेगा भाई जनता ने हमारे कामों को सराहा नहीं, हम में कहीं कमी रह गई, तो अपने घर बैठ जाएंगे। मरते रहने की नहीं, कि ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, जो लोग हमारे साथ हैं उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके काम करेंगे। और देखो, हम तो सबसे कहते हैं कि हमें किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। वो एक डायलॉग अभी हिट हुआ था, लोगों ने बहुत मुझको जो है गाली गलोच भी किया था कि जहाँ खड़े सरकार से बड़े। इसका मतलब है, दीपांकर, समझना पड़ेगा, लोग समझते नहीं हैं। जो व्यक्ति निडर है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से बहुत दूर है, जो व्यक्ति ये मानता है कि मेरे वोट की ताकत से सरकार बनती है, तो मैं उस सरकार से क्यों डरूं? हमारे वोट से, जनता के वोट से सरकार तय होती है। तो जनता बड़ी हुई तो जनता जहां खड़ी है सरकार से बड़ी है। जनता ने मुझे चुना है। कानपुर की जनता सरकार से बड़ी है और हमेशा रहेगी जब तक कानपुर का विधायक उमेश कुमार है। तो एक सवाल ये भी है, क्योंकि सरकार होगी तो या तो बीजेपी की होगी, कांग्रेस की होगी, किसी पार्टी की होगी। आप तो निर्दलीय जीत के आए। भविष्य में कहीं ऐसी नौबत आती है कि अभी बीजेपी ज्वाइन करनी पड़े, कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़े, और नेतागिरी तो करनी ही है, तो उस केस में भी आपके सामने एक स्ट्रगल नहीं होगा कि मैं जनता के साथ जाऊं या पार्टी के, जो राघव चड्ढा के साथ इस वक्त हो रहा है? देखिए, मैं बताता हूं आपको कि मैंने हमेशा एक बात बोली है, मैं निर्दलीय विधायक हूं, जनता का विधायक हूं। कल को अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो सार्वजनिक तौर पे पूरी जनता से उसका पोल लिया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से, मंचों के माध्यम से, अपने सहयोगी साथियों को, कि भाई ये परिस्थितियां हैं, मुझे क्या करना चाहिए। ये नहीं कि तय कर लो और उसके बाद जनता को बताओ मैंने ये कर दिया ना। जनता से पूछ के काम करेंगे, उनके साथ हैं, उनसे बाहर नहीं है। जो देखिए, जनता सर्वोपरि है, कोई राजा नहीं है यहाँ, कोई कुछ नहीं है। जो है वो प्रजा है, लोकतंत्र है। राजा रजवाड़े खत्म हो चुके बहुत पहले। और अभिमान, अहंकार की राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहिए। लोग मुझे कभी कभी कहते हैं बहुत अहंकार दिखाता है। ये अहंकार नहीं है, ये जो जिस आग से तपकर, जिन संघर्षों से निकलकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये उसकी चमक है। डरता नहीं मैं किसी से, दबता नहीं मैं किसी से,
मैं सही कहता हूँ, जहाँ खड़े सरकार से बड़े, गलत क्या है? क्या मैं किसी की मेहर पर जिंदा हूँ या कोई किसी ने मेरे पर कोई एहसान किया हुआ है? मुझ पर एहसान है सिर्फ मेरी खानपुर की जनता का, बाकी मुझ पर किसी का एहसान नहीं है। हाँ, मैं लोग पहाड़ से मेरा एक अलग प्यार रहा है। आप कोविड का समय देखिए। अच्छा, मैं एक सवाल आपको रोकूंगा बीच में। उमेश कुमार कहाँ से आते हैं? क्योंकि एक परसेप्शन आपके बारे में ये भी बनाया जा रहा है कि उमेश कुमार तो बाहर से आए हुए हैं। उमेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? उमेश कुमार कौन है? उत्तराखंड में कैसे आए? अपना एक ब्रीफ आप जरा बताएंगे। आप ये बताइए, 99 में उत्तराखंड था क्या? नहीं था, यूपी था। अच्छा, और सहारनपुर क्या था? जिला था। और देहरादून क्या था? जिला था। किसका हिस्सा था? यूपी का। कमिश्नरी कहाँ थी? सहारनपुर। ये पूरा सहारनपुर का क्षेत्र था, हरिद्वार तक सब। आधा उधर मेरठ को। आपका जन्म कब का है? मेरा 82। आपके 82 में बर्थ है, तो आपके जन्म स्थान क्या लिखा हुआ है आपका? पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर भी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मेरी पैदाइश सहारनपुर उत्तर प्रदेश की है। 99 में मैं देहरादून आ गया। मुझे थोड़े पता था राज्य बन जाएगा। तो हम कैसे भारी हो गए? मैं तो ये समझना चाहता हूँ, जिस आदमी ने अपना खून बहाया इस उत्तराखंड राज्य के लिए, जिसने सैकड़ों मुकदमे झेले हो, जिसने जेलें झेली हो, जिसने सब कुछ झेला हो, वो भारी। खाली एक स्टोरी है कि हरियाणा से आ गए वहां। साबित तो करो, साबित तो करो। पासपोर्ट से बढ़ के तो कुछ नहीं है। पासपोर्ट देख लीजिए, कहाँ जन्म स्थान कहाँ का है। हरियाणा और पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं लोग, बातें आती है ना। तो भाई मैं बताओ उसका मैं कैसे करूं? अब मैं चलिए आज अब इस आपके मंच के माध्यम से, मैंने आज तक कभी इन चीज़ों का कोई वो, क्योंकि पब्लिक जानना भी चाहती है और आपके बारे में ये बातें हैं भी, इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, आपने आज सवाल किया है और मुझे लगता है कि आप, मतलब ये पूरे उत्तराखंड को पता लगना चाहिए कि उमेश कुमार हैं कहाँ के। ये आपका बहुत जायज़ सवाल है। कोई भी होगा, कहीं भी होगा, तो इस बात की ज़रूर चर्चा होती है, करी जाती है कि भाई कहाँ से आए हैं, क्या है इनका। कोई कहता बब्बर हैं, कोई कहता कुमार हैं, अलग अलग स्टोरी। भाई मैं कह रहा हूँ ना, ये तो देखिए फिर वही बात होती है। लोगों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। अपने अपने हिसाब से लोग कहानियाँ बनाते हैं और जो है कहानियाँ करते हैं। मैं, ये क्या है उमेश कुमार? ये कैमरा क्लोज करके जरा दिखाएंगे। क्लोज कर लीजिए। उमेश कुमार, भारतीय, जन्म स्थान सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। और आगे आपके ये है जन्मतिथि 77। 20/8/77। अब भाई मैं अब इसके बाद कोई और अगर प्रमाण चाहिए तो भाई मैं अब, और हाँ, मैं तो कहता हूँ जिनको मेरे बारे में जानकारी निकालनी है वो जाएं, वो सहारनपुर जाएं, वो नवाबगंज में जाएं, नर्सिंग होम में जाएं, पता करें जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। हरियाणा से, अभी हरियाणा से मेरा क्या लेना? आप, मैं तो कहता हूँ, सुनिए, मैं सार्वजनिक चुनौती देता हूँ, आप साबित कर दीजिए कि मेरा जन्म हरियाणा का है। मैं विधायकी छोड़ दूंगा, इससे कह रहा हूँ, आपके पेज से कह रहा हूँ, विधायकी छोड़ दूंगा, उत्तराखंड छोड़ दूंगा। चलिए कोई भी साबित कर दे। अब भाई सहारनपुर जिसका हिस्सा देहरादून रहा हो, उससे थोड़े मुझे अलग कर दोगे आप। और सबसे बड़ी चीज़ होती है भारी की नहीं, बात है किस व्यक्ति ने इस राज्य के लिए अपना योगदान दिया है। क्या कोविड भूल गए लोग बात? क्या भूल गए एक आदमी हेलीकॉप्टर से अपनी जान को खतरे में डाल के एक दिन में 20 दिन में 60 जगह हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जिसने इंफ्रारेड मशीनें पहुंचाई, ऑक्सीमीटर्स पहुंचाई, दवाइयाँ पहुंचाई। सरकार के पास पैरासीटामोल, सिट्रीजन खत्म हो गई, तब सरकार को 5-5, 10-10 लाख दी। लोग भूल गए 35 से 40 हज़ार परिवारों को राशन पहुंचाया जब लोगों के पास राशन नहीं था पहाड़ में। लोग ये भूल गए कि किस तरह जब सरकार के पास ट्रेन नहीं थी, कैसे मैं मुंबई से लोगों को लाता था। आपको तो पता है, पहला चार्टर प्लेन कोविड में जब ढील हुई, इस धरती पर लैंड किया उत्तराखंड की देहरादून, वो चार्टर प्लेन लाने वाला मैं था, मैंने पैसे दिए थे। मैं लोगों को ट्रेनों से, हेलीकॉप्टर से 6,500 प्रवासियों को उस समय में लाया हूँ। पहली लहर में जब सड़क पे कोई दिख जाता था तो पुलिस वाला डंडों से पीटता था। कैसे भूल सकते हो आप? इतना कुछ करने के बाद, अपना सब कुछ राज्य के लिए समर्पित करने के बाद, अगर इस तरीके की बातें हो। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई, कौन चिदानंद स्वामी जी के साथ और विवेक ओबरॉय के साथ पहाड़ों में जाकर जो है सहयोग लोगों को करते थे, महिलाओं को साड़ियाँ पहुँचाने से लेके राशन कौन करता था? आप कैसे, आप आज की जो जनरेशन है वो ये भूल जाती है कि आज हम जिस पे टिप्पणी कर रहे हैं उसका संघर्ष का रास्ता क्या रहा है।
सब कुछ सोशल मीडिया पर आप है। एक तरीके से आपको लेके एक डर भी पनप रहा है, जब आदमी बड़ा बनता है, प्रभावशाली बनता है, तो उसके दुश्मन पनपते हैं, ये होता है। जायज़ है, जायज़ है, सबको मालूम है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबको पता है कि किसी दिन अगर उमेश कुमार सत्ता में आए तो बहुत सारों को जेल भेजेंगे, ये सबको पता है, क्योंकि मेरे पास ब्रीफकेस भर के लोगों के खिलाफ सबूत हैं। फाइलें मेरे पास इतनी हैं कि जिस दिन मैं फिर सीबीआई जांच दूंगा ना, जिन जिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके, सबको पता लग जाएगा कि उमेश कुमार क्या कर सकता वो है। लोग डरते हैं कि इसलिए लोगों के मन में है कि इसके साथ लड़ना, रोको। इसे रोको, बस ये है। कोई बात नहीं, ये तो ईश्वर की। अच्छा, आप ना बड़े महंगा चश्मा, महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, एक थोड़ा लगता है कि यार यूपी टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है, बिल्कुल एक बड़ा काफिला चल रहा है। ये आप कह रहे हैं कि मैं बहुत भावुक भी हूँ, आपकी आंखों में बीच में एक बार आप थोड़े रुआंसे भी हुए। आपने पहाड़ की भी बात करते हैं, पहाड़ की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ये रॉ वाली इस तरह की थोड़ा लोगों को पसंद नहीं आती। यहाँ विधायक जी चाहिए कि विधायक जी बैठ के सीधे खाट पे ही बैठ जाएं और सीधे कहें भैया तू कैसा है, और आप थोड़ा चलते हैं वेल फायर जैसी महंगी गाड़ी। इसको कैसे मैच करेंगे? आपने शायद मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मुझे लगता है आजकल नहीं देख रहे। मैं जब से विधायक बना हूँ, मैं बहुत ज़मीनी आदमी हूँ दीपांकर। मैं, ये ठीक है, एक मेरा लाइफस्टाइल है, मेरा एक तरीका है, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति मेरी गाड़ी को हाथ दे के रुकवा लेता है, मेरा हाथ पकड़ लेता है। वो क्या कहता है, उमेश भैया। मैं उनका भाई हूँ, मैं, वो मेरे चाहने वाले हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उमेश कुमार ने कभी अहंकार से बात करी। हाँ, करी, मैंने उनसे करी जो मुझे बाहुबल दिखाने का प्रयास करते हैं, जो मुझे अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं। तब मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं 3-3 चीफ मिनिस्टर निपटा के बैठा हूँ, तुम तो बेचते क्या हो। मैं सरकारों से हेड ऑन लड़ाई लड़के जिंदा हूँ। मैं तुम्हारी किसी की पार्टी, किसी की ताकत, किसी के संरक्षण पे जिंदा नहीं हूँ। उमेश कुमार अपने दम पे जिंदा है। तब मुझे, आप देखिए, मैं बहुजन समाज को लोग बाग प्रयास करते हैं, अभी भी हमारी विधानसभा में राजनीतिक लोग घरों में जाके पानी पीना, खाने का परहेज करते हैं। मैं उनके चूल्हों पर जाकर, ज़मीन पर बैठकर उनकी माताओं बहनों के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ उनके हाथ का भोजन करता हूँ। मैं ये संदेश देने के लिए करता हूँ कि उनको ये एहसास हो कि विधायक तुम्हारा बेटा है, भाई है, आप अलग नहीं हो, आप वही हो मेरे लिए जो सब है मेरे लिए। तो गाड़ी घोड़ा एक अपनी जगह है और अपना एक जो इंसान के तौर पे वो एक, मैं जिस विधानसभा में हूँ वहाँ पर बाहुबल जो है ना, वो जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आज किस तरीके से लोग सार्वजनिक धमकियाँ देते हैं, नाश कर देंगे, परिवार को मार देंगे, ये कर देंगे, तो वो जगह ऐसी है कि अगर आपका बाहुबल नहीं दिखेगा, आपको कमज़ोर समझ लिया जाएगा। लेकिन आप अगर पहाड़ में जाएंगे, कंगड़वाल कुमाऊं में, तो आप आराम तो से आप देखिए ना, मैं अभी बीच में जो हूँ, मैं गया था पहाड़ में, तो और मुझे लगता है कि मैं लगातार, कोई क्षेत्र पहाड़ का ऐसा नहीं है, तो वहाँ जाके अपना, मैं गैरसैंण सत्र में भी जाता हूँ। आप देखिए, बाहर कनात में छोटे से कच्चे से एरिया में पहाड़ी व्यंजनों का लगता था, मैंने जाके माताओं बहनों को प्रमोट करना शुरू किया। मैं मंत्रियों को पकड़ के ले जाता था, चलो भाई वहाँ खाना खाएंगे। आज वहाँ बढ़िया इंटरलॉकिंग का बैठने का हो गया है और हर दूसरा व्यक्ति वहाँ जाके भोजन कर रहा है। मैं तो सबसे पहले वहाँ ढूंढता हूँ कि कौन सी दुकान पे पहाड़ी तोड़ की दाल मिल रही है और राजमा मिल रहा है और कोदा मिल रहा है, वहाँ जाके खरीद के लाता हूँ, पूरा खरीद लेता हूँ। भाई सारा रखवा दो, गाड़ी में लेके जा रहा हूँ। तो हमने तो हमेशा ये पहाड़, ये उत्तराखंड का एहसान है हम पर, हम उसके कर्जदार हैं। अगर हम अपना जीवन भी इस राज्य के लिए समर्पित करेंगे तो भी हम कभी एहसान नहीं उतार पाएंगे। ये सच्चाई है। बाकी लोग अफवाहें फैलाएं, कुछ करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, चलता रहता है। आपके हाथ में एक ब्रेसलेट है, उसमें यूके लिखा हुआ है। जी। अब ये यूके का मतलब तो यूनाइटेड किंगडम भी है, उत्तराखंड भी है और उमेश कुमार भी है। यूके का मतलब, जब मैं उत्तराखंड में हूँ तो उमेश कुमार है, और जब मैं उत्तराखंड राज्य से बाहर हूँ तो उत्तराखंड है, ताकि लोगों को पता रहे कि ये भी उमेश कुमार है। ओके। मैं कोई, ये भी मेरा कस्टम डिज़ाइंड है, ये लोगो भी मेरा है कि उमेश कुमार उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से बाहर उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। उत्तराखंड मेरे दिल में बसता है, तो ये उत्तराखंड है। तो एक अब फाइनल सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 2027 के लिए आप रेडी हैं, चुनाव लड़ेंगे? जनता चाहती है चुनाव लड़वाना तो लड़ेंगे, और मजबूती के साथ लड़ेंगे। चाहे चक्रव्यूह कितने लोग बना लें हमारे चारों तरफ, चुनाव लड़ा जाएगा। और बाकी तो
ईश्वर तय करेगा क्या होना है और कानपुर की जनता तय करेगी। अच्छा, आपने इस सवाल का जवाब तो खैर दे दिया कि राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना वो एक अलग बात है। अगर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं भी करते हैं, सरकार बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, उमेश कुमार का निर्दलीय विधायक के तौर पे भी रहते हैं, तो भी खड़े रहेंगे जहां खड़े सरकार से बड़े। एक आखिरी सवाल जो मुझसे छूट रहा था सवाल, अभी मासूम शर्मा आए और डीएवी में आए, कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और ये हुआ कि भाई आप भी वहाँ पे दिखे और ये हुआ कि भाई ये मतलब ये उत्तराखंड के संस्कार नहीं है। नहीं है, नहीं है। उत्तराखंड की संस्कृति जो है, उत्तराखंड की जो सभ्यता है, वो पूरी दुनिया में जानी जाती है कि सभ्य लोग हैं, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। पहाड़ों में यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देहरादून में असली संस्कृति तो पहाड़ में है। मैसेज वही खराब गया। ठीक। अब आप मुझे बताइए, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, अब इस मंच से आपके मैं गाली दे दूं, आप जिम्मेदार हैं? नहीं है ना। एक व्यक्ति ने गाली मंच से दी, मैंने प्रयास किया रोकने का, भी सबने देखा, अगला आदमी किस टेम्पो में था, नहीं सुनी उसने मेरी बात, मैं दोषी कैसे हूँ? और फिर उस व्यक्ति से मैंने इसके कृत्य के लिए 2 बार कहा आपको माफ़ी मांगनी पड़ी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। आप बताइए, इस राज्य को गाली देने वाला भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ता है, क्या उससे बड़ी गाली थी? उसने तो एक रैंडम गाली किसी को दी थी कि वो मुझे मारना चाहता है। उसने तो ये कहा था उत्तराखंड मेरे उत्तराखंड की डैश डैश। आज जो पहाड़ी लोग उनके कार्यक्रम लेते हैं, अपने घरों में बुलाते हैं, 25,000 लोग हैं मेरी विधानसभा में, क्यों बुलाते हैं अपने घर, क्यों समर्थन करते हैं? फिर एक बात अगर ऐसा है ना, तो फिर दोहरा मापदंड मत बनाइए कि उमेश, मैंने तो कभी गाली नहीं दी ना। और अगर उन्होंने उस समय मंच से किसी पहाड़ी को गाली देती या किसी राज्य को दी होती हमारे गाली, मैं उठा के ऊपर से फेंक देता। एक रैंडम गाली आवेश में आके एक व्यक्ति को जो उन्हें मारना चाहता है, तनाव में दे दी, लेकिन माफी मांगी ना। आप उनका क्या करेंगे? उनका कुछ किया आपने आज तक? उनका तो भेजी भेजी भेजी। आपने, आपकी पार्टी जिसकी सरकार है, 6 साल के लिए बर्खास्त किया था, फिर वापस क्यों ले लिया था? क्यों लड़ाया चुनाव? क्यों वर्करी करते हैं पहाड़ के लोग उनकी? क्यों? दोहरा मापदंड है या नहीं है? बिल्कुल। 2 बार मेरे सामने राज्य को गाली देना। प्रणब चैंपियन ने मेरे सामने 2 बार बीजेपी प्रति, एक बार अजय भट्ट थे, 2 बार अजय भट्ट ही थे जहां तक मुझे याद है। बताइए मुझे बस अब बताइए आप, उत्तराखंड की डैश डैश, उत्तराखंड मेरे पे कई वीडियोस सामने आए। उस व्यक्ति को आप माफ कर सकते हो। एक आदमी ने रैंडम किसी को दे दी, उसके लिए आप बवाल कर रहे हो। और जिससे मैंने माफी मंगवाई, अच्छा मैंने रोकने का प्रयास नहीं किया, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन कोई, मैं किसी मंच पे कोई कुछ कर दे तो मैं जिम्मेदार हूं? मैं नहीं हूं ना भाई। अब ठीक है, कुछ लोग विपक्षी हैं, उनको उमेश कुमार को ट्रोल करके टीआरपी मिलती है, क्योंकि कुछ आप देखते होंगे जिनको पत्रकारिता का ABCD नहीं पता, जो दावे करते हैं अपने आप को पत्रकार बनाने के, उनकी आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, वो लगता है किसी 10वीं पास ने लिखी होगी। उनको ये नहीं पता कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, कहाँ क्या है। मैं तो उन लोगों को भी जो रोज सिर्फ उमेश कुमार की पोस्ट डालते हैं, अपनी पत्रकारिता की डिग्री दिखा दीजिए। अगर आपके पास वाकई में पत्रकारिता की डिग्री होगी, मैं मान जाऊंगा, आपके गले में फूल डाल दूंगा। हर चवन्नी छाप जो है, जिसको कोई काम नहीं है, वो ये सोचता है कि मैं भाई इस फील्ड में आ जाऊं, इस जर्नलिस्ट बन जाऊं मैं। और ये वाकई में सभ्य लोग जो हैं, जो वाकई में मैं इस फर्टेनिटी से आया हूं, मुझे पता है यहाँ कौन क्या है, हमें पता है किसकी पूंछ उठाने पे कौन मादा है और कौन नहीं है। हमको ज्ञान देने वाले पत्रकारों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप इस फर्टेनिटी में आ रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने इस राज्य में भी अपना योगदान दिया है, जो आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। उनको बदनाम करवाने का काम ना करें। चाटुकारिता की सीमा होती है, बिल्कुल जीभ से चाटने वाला काम ना करें कि कभी किसी को खुश करना है तो कभी किसी को करना है। रोज आप देखते होंगे कुछ लोग हैं, नाम क्या लेना, उनका नाम लूंगा 2 कौड़ी के लोग हिट हो जाएंगे। बाकायदा रोज उमेश कुमार ये है, मैं उमेश कुमार को ऐसा कर देना चाहिए। उमेश कुमार ने जो योगदान इस राज्य के लिए दिया है ना, किसी दिन मंच पे बैठ के डिबेट कर लीजिए, 2% भी नहीं हो तुम उमेश कुमार के मुकाबले में। हम झुके नहीं सरकारों के आगे। जो स्टिंग ऑपरेशन हरीश रावत जी का मेरे पास था,
23 मार्च 2016 को हुआ था, 26 को चला, 3 दिन में क्या ऑफर नहीं रहे होंगे? चाहता तो सरकार चलाता, चाहता तो अपनी मर्जी के मंत्री बनवाता। हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। क्यों? जनता तो बाद में देखेगी। वो जो बद्री केदार देख रहे हैं ना, उनका तांडव जब मचता है ना तो नस्लें खत्म हो जाती हैं। इसलिए हम ईश्वर के डर से करते हैं जो भी करते हैं। लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, लोग पैसा। आप ये देखिए, आज 852 पिछले 3 साल में 852 बेटियों का मैं विवाह और निकाह करा चुका हूँ अपने हाथ से, कन्यादान। मुझे हिंदुस्तान में दिखाओ कौन राजनेता ऐसा है जिसने अपनी जेब से पैसे खर्च करके उन गरीब बेटियों का विवाह कराया जिनके माता पिता के पास या माताओं के पास घर में एक टाइम का राशन नहीं था। और सबसे बड़ी बात, 852 में एक बेटी की शिकायत आई है सिर्फ। अब वो भी ये आई कि पति को तंग करती है। 851 लड़कियां शांति से अपने घर परिवार में रह रही हैं। क्यों? क्योंकि पता है उनके ससुराल वालों को कि विधायक उमेश कुमार ने शादी कराई है, कन्यादान किया है। अगर लड़की को तंग करोगे तो जमीन में दे देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। ये प्रभाव होता है गरीब की बेटी। आप कभी आएंगे दीपांकर, आपको दिखाऊंगा उन बेटियों की शादी की है जिनके घर पर तिरपाल भी नहीं थी बरसात में पानी रोकने के लिए। कहना बहुत आसान होता है, उमेश कुमार बनना बड़ा कठिन काम है। ये फैक्ट है। कहीं पे भी स्ट्रगल। हमारा संघर्ष अगर आप एक बार निष्पक्ष होकर देखिए, हमने राज्य के लिए क्या किया है। प्रतिरोध में नहीं, या किसी दूसरे के कहने के एंगल पे नहीं, निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर एक बार जीवन का एनालिसिस करिए। बड़े बड़े सरकारों के सामने टूट जाते हैं। देहरादून की जेल में रखे गए 19 दिन, टूटे नहीं। झारखंड की जेल में 10 दिन रखे गए, टूटे नहीं। राजद्रोह लगा, देशद्रोह लगा, इनाम रखे गए, कुर्कियां हुई, बिल्डिंगें तोड़ दी गई, ईडी सीबीआई। दम है? एक मुकदमा लिखते तो जाके नेता के कमरे में पैर चाटते हो, तलवे चाटने लग जाते हो। बात करते हो संघर्ष करने की और लड़ने की, ये संभव ही नहीं है। बहुत आसान है कहना, लेकिन जब संघर्ष की बात आती है तो हेड ऑन सरकार के साथ लड़ना बड़ा कठिन काम होता है। एक आखिरी सवाल, ये बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ आप दिखते हैं और बॉम्बे में या भारत भर में जो भी सेलिब्रिटीज हैं वो उमेश कुमार के बहुत नजदीक दिखते हैं। ये मतलब एक व्यवहार है, आपका पीआर है, अपने संबंध हैं या प्रेशर है? देखिए, ये क्या है कि बॉलीवुड वाले क्यों प्रेशर में आएंगे और क्रिकेटर क्यों आएंगे? ये समय है जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी उमेश कुमार ने मदद की। बोनी कपूर साहब का पूरा परिवार मेरा मित्र है, पारिवारिक रिश्ते हैं। और मुझे लगता है कोई सिंगर बचा होगा ऐसा जो हिंदुस्तान में जिससे हमारे संबंध ना हो। क्रिकेट में सभी लोग छोटे भाइयों जैसे हैं, मानते हैं। जब जब ज़रूरत पड़ती है हम उनके लिए खड़े रहते हैं। ये देश भर में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये रिश्ते एक साल में एक दिन में बनाए हुए नहीं हैं। इसमें दशक लगे हैं, तब जाके आप उमेश कुमार बने हैं, तब ये संबंध बने हैं। कहना आसान होता है, अरे क्या हो गया सलमान के साथ फोटो खिंचा ली तो तुम भी खिंचा लो भाई। क्या हो गया उसके घर में खाना खा लिया तो तुम भी खा लो। अरे कौन सी बड़ी बात है, पैसे दे दिए होंगे तो बोनी कपूर ने अपने घर में बर्थडे का डिनर रख दिया, तुम रखवा लो। मैं देता हूँ 1 करोड़ रुपये, तुम बोनी के घर में डिनर रखवा के दिखाओ अपने लिए। अरे वो साहब बड़े बड़े सिंगर गाने आ जाते हैं, पैसे दे दिए होंगे, 1 रुपया नहीं लेता कोई सिंगर। कोई हो, शादाब फरीदी, अल्तमश फरीदी, कोई जुबिन हो, मिक्का हो, स्टैबिन हो, कोई भी कोई हो, किसी कोई 1 रुपये का गुनाहगार नहीं है। रिश्ते हैं तो भाई, अगर आपको लगता है सब बड़ा आसान है तो आप भी कर लो। हमने कब रोका आपको? सब पैसे की ताकत है तो भाई आप भी कर लो, आपको किसने रोका? आज आपने बड़ी बेबाकी से, शायद पहली बार उत्तराखंड में आपने इतनी बातों पे इतना खुल के, पहली बार हुआ है। पहली बार देखिए भाई, गाड़ियों की बात क्या है कि पैसा है तो खरीद ली भाई। इनकम टैक्स एजेंसीज ये किस लिए हैं देश में? जांच करो भाई, सब कर चुके हैं। इनको पता ही नहीं लोगों को ये सब जांचें कितनी बार झेल चुका हूँ। आप ले लो वेलफेयर, आप ले लो लेक्सस, आप लैंड क्रूजर ले लो, आप वैनिटी वैन्स ले लो, आप भी ले लो। रोका किसने है भाई? पैसा हो खरीदो, कमाओ, खूब कमाओ, कमा के और अपना खरीदो, किसने रोका है? और बात रही स्टिंग के पैसे की और स्टिंग करने की, जिन नेताओं के स्टिंग की बात करते हैं उन्होंने मेरे देने होंगे, मैंने उनसे लेने नहीं है। तो मुझे क्या देंगे स्टिंग के बदले? जो खुद इधर उधर से काम चला रहे हैं वो स्टिंग के बदले कौन किसको पैसा देता है? तो बेबाकी से सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उमेश कुमार पहली बार
जब से उत्तराखंड में हैं, सहारनपुर से यात्रा शुरू हुई, ये प्रश्न भी आज यहां पर, इसका भी उत्तर मिला। 2016 हरीश रावत की सरकार का स्टिंग हुआ, उसका भी उत्तर मिला। अब 2027 आगे की सियासत किस तरीके से चलेगी, इस पर भी बात हुई। तो बहुत कुछ उन्होंने आज खुलकर कहा है और पहली बार न्यूज पेज पर उन्होंने अपने सारे जज्बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने प्लान को, लोगों को लेके क्या सोचते हैं, पहाड़ को लेके क्या सोचते हैं, सब पर बेबाकी से बात की। कैमरा से अनिमेश का दीपांकर भट्ट, न्यूज पेज, देहरादून।